वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 517 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला प्रश्न इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से योगी की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है, बताइए। रंगपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनावली। किस स्थान से प्राप्त हुई है योगी की मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो प्रसिद्ध योगी की मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति सेलखड़ी पत्थर की बनी है और इसकी ऊंचाई है लगभग 19 सेंटीमीटर। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मूर्ति धार्मिक महत्व वाली है क्योंकि इस प्रकार की मूर्तियां मिस्र और मेसोपोटामिया आदि की सभ्यताओं में भी मिली हैं जहां उनका धार्मिक महत्व था। क्वेश्चन नंबर 2 है। सिंधु सभ्यता के किस नगर में सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो सर्वाधिक मूर्तियां सिंधु सभ्यता के उसी नगर में प्राप्त हुई हैं जहां पर मिली है योगी की मूर्ति। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर भी, मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो देखिए सैंधव कला या प्राचीन भारतीय मूर्ति कला के अंतर्गत सैंधव सभ्यता में या सिंधु घाटी की सभ्यता में या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता सब एक ही बात है। ठीक है, सेलखड़ी, अल्वेस्टर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर आदि से बनी जो है वो मूर्तियां यहाँ मिलती हैं। ठीक है, मतलब खोज से प्राप्त हुई हैं, उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 12 और हड़प्पा से 2 पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो सर्वाधिक किससे? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? हड़प्पा काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या मौर्य काल? यक्षिणी की मूर्ति का संबंध है मौर्य काल से जो प्राप्त हुई है दीदारगंज से। तो दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति का संबंध मौर्य काल से है और इस मूर्ति का सौंदर्य, कारीगरी की शुद्धता और इस तथ्य में है कि यह एक समूचे पत्थर से बनाई गई है। ठीक है, और मौर्यकालीन स्तंभों के समान इन मूर्तियों पर भी अनुपम चमक है जिसको मौर्यन पालिसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े 6-7 टुकड़ों को या उससे ज़्यादा टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया, एक ही पत्थर में तराशा गया है यक्षिणी की मूर्ति को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है, बताइए। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में या शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी का किया है। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेख से मिलती है या शिलालेखों से मिलती है। यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। किससे? डेरियस से। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और ये ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक में है। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में लिखे गए, नाम याद रखना चाह रही है। देखिए सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित संदेश को सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ ही जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगर साथ पढ़ा होता तो ये भी हो जाता, लेकिन उत्तर क्या रहता है और कब पढ़ा था? 1837 में। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मौर्य काल में मूर्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है मौर्यकालीन मूर्तियों में चमकदार पालिश का प्रयोग किया जाता था और दूसरा है देवताओं की प्रस्तर मूर्तियां पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई हैं, बताइए। देखिए पहली बात तो देवताओं की जो मूर्तियां होती थी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि वो पत्थर की बनाई जाती थी। ठीक है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है।
दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए, चमकदार पालिश, मूर्तियों की सजीव भाव अभिव्यक्ति, एकाश पत्थर द्वारा निर्मित पाषाण स्तंभ और उनके कलात्मक शिखर पत्थरों पर पालिश करने की कला मौर्यकालीन मूर्तियों की विशेषताएं हैं ये। किंतु प्रस्तर मूर्तियां अधिकांशतः शासकों द्वारा, ठीक है, शासकों द्वारा बनवाई गई हैं, शासकों द्वारा। किसी भी देवता को प्रस्तर मूर्ति में नहीं ढाला गया है, इसलिए गलत है दूसरा स्टेटमेंट। नंबर 6 है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? एक प्रश्न तो ये हो गया कि मुगल वास्तुकला कला का स्वर्ण काल, और दूसरा है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, सॉरी, चित्रकला का स्वर्ण काल। ठीक है, वास्तुकला स्थापत्य कला तो एक ही बात है। तो चित्रकला वाला है जहांगीर का, और वास्तुकला या स्थापत्य कला वाला है शाहजहां का। तो शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी प्रमुख इमारतें हैं आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, आगरा की मोती मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद। ठीक है, मैच करने के लिए ये तो पूछेगा नहीं कभी, सबको पता है ताजमहल आगरे में, लाल किले का ही पता ही है। मोती मस्जिद आगरे की और जामा मस्जिद दिल्ली की, याद रखिएगा। किताब उल हिंद किसकी रचना है बताइए? किताब अल हिंद किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, अल बरूनी की। तो देखिए, अल बरूनी ने सबसे पहले भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया और फिर उसने किताब उल हिंद की रचना की। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? जामा मस्जिद का? नहीं, कुतुब मीनार का। तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है और इसे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव रखी थी, उसको पूरा कराया इल्तुतमिश ने। ठीक है, और समय समय पर मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने जो है उसकी मरम्मत कराई। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की थी? पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि धारण की थी हरिहर प्रथम ने। ठीक है, समुद्रगुप्त लाकर गलत मत कर दीजिएगा इसको। तो हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसने पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी। क्वेश्चन नंबर 10 है, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इशाक समरकंदी, फिर से सुन लीजिएगा, कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इशाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? कहाँ पर आया था ये? दिल्ली, कालीकट, आगरा या जौनपुर? कालीकट आया था ये। तो कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इशाक समरकंदी जो है ये एक इस्लामिक विद्वान था और उसने कालीकट की यात्रा की थी। कालीकट भारत के मालाबार तट पर स्थित शहर है। ठीक है, उसने कालीकट की संस्कृति के बारे में कई लेख लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ओशियां का मंदिर किसने बनवाया? किसने बनवाया ओशिया का मंदिर? गुर्जर प्रतिहारों ने। तो ओशिया में अनेक मंदिर हैं। ठीक है, इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंशी राजाओं ने बनवाया। ये मंदिर नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय द्वारा बनवाए गए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी? बाबरनामा मूल रूप से थी चगताई में। ठीक है, जिसका अबुल फजल ने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, मतलब किया खुद से। तो देखिए, बाबरनामा की रचना जो है बाबर ने की। ठीक है, यह मूल रूप से चगताई भाषा में थी और इसका अबुल फजल ने फारसी में तुजुक ए बाबरी नाम से अनुवाद किया। क्या नाम से? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी जो है वो बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, जिसकी रचना खुद बाबर ने की है। ठीक है, लेकिन इसका जो फारसी अनुवाद किया है वो अबुल फजल ने किया है। अगर कहीं तुजुक ए बाबरी के सामने अबुल फजल लिखा है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट गलत भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तुजुक ए बाबरी तो बाबर की आत्मकथा है और बाबर ने ही इसकी रचना की है, लेकिन मूल रचना चगताई भाषा में की है।
इसका जो फारसी अनुवाद किया वो अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए? मंगोलों ने सबसे ज़्यादा आक्रमण किए थे अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने इन आक्रमणों से निपटने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, ये नीति बलबन ने भी अपनाई थी। देखिए, उसने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। गुजरात के राजा भीमदेव दुत्ते ने किस आक्रमणकारी को हराया? गुजरात के राजा भीमदेव दुत्ते ने हराया था मोहम्मद गौरी को। तो गुजरात के राजा भीमदेव दुत्ते ने आबू पर्वत के पास मोहम्मद गौरी को हराया। उसका मार्गदर्शन उसकी माँ, ठीक है, कायमा देवी ने किया। मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया गया किंतु बाद में छोड़ दिया गया। नंबर 14 पर आ जाइए। चार पद की रचना किसने की? योगाचारी, महासिद्ध, महाकवि भास या चार्य पुरुष? किसने की चार पद की रचना? महासिद्ध ने। सिद्ध लिखा है, सिद्ध, ठीक है, सिद्ध। देखिए, चर्यापद की रचना जो है 10वीं शताब्दी में हुई। यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना की है महासिद्ध ने, और इसकी रचना पाल वंश के दौरान की गई। क्वेश्चन नंबर 15 है। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था, बताइए? नागभट्ट दुत्ते ने, ठीक है। लेकिन फिर से इसको तोड़ दिया महमूद गजनबी ने। तो 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था, जिसे नागभट्ट दुत्ते ने 815 ईस्वी में दोबारा बनवाया। लेकिन 1024 में महमूद गजनबी ने इसे फिर से तोड़ दिया, याद रखिएगा। तो ये 15 प्रश्न थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।